Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Junaid Javed and today we are going to discuss chapter number 10 that is related to fundamentals of internet. तो आइए बोर्ड पर चलते हैं और इससे रिलेटेड तमाम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं. जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल इंटरनेट से रिलेटेड है. चैप्टर हमारा है फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट. लेक्चर नंबर 27 है. अब देखिएगा आज के जो टॉपिक्स हैं हमारे, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट और उसकी हिस्ट्री को डिस्कस करना है. इंटरनेट की डेफिनेशन देखेंगे, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस होंगे और साथ हम इसकी हिस्ट्री का आगाज करेंगे कि इंटरनेट कहां से स्टार्ट हुआ था और इब्तदाई शेप से लेके आज तक की शेप इसकी कैसे डिस्कस हुई या कैसे ये वजूद में आया. इसके बाद इंटरनेट की वर्किंग क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे कि वर्किंग कैसे होती है. हमारे घर से लेके इंटरनेशनली ISP से जब हम कनेक्ट होते हैं तो डेटा कैसे हम तक पहुंचता है. इसके बाद इंटरनेट पे इस्तेमाल होने वाली डिफरेंट एड्रेसिंग स्कीम्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और कैसे ये एड्रेस दिए जाते हैं. और लास्ट में इंटरनेट पे इस्तेमाल होने वाली जितनी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनको हम अंडर कंसिडरेशन रखेंगे. तो इनकी डिटेल डिस्कस करने के लिए आइए नेक्स्ट बोर्ड की जानिब मूव करते हैं. जी स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले तो इंटरनेट की डेफिनेशन. आपको मालूम है इंटरनेट बेसिकली नेटवर्क की किस कैटेगरी से ताल्लुक रखता है. इट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क. ऐसा नेटवर्क जो किसी बिल्डिंग, किसी सिटी इसके अंदर अंदर काम नहीं करता, बल्कि आउटसाइड द सिटी डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स आपस में जब कम्युनिकेशन करते हैं तो ऐसा नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है. आमतौर पर ये जो इंटरनेट है ये वाइड एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में क्यों आता है? क्योंकि दुनिया में मौजूद हजारों, लाखों, करोड़ों नेटवर्क्स जब एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं और एक दूसरे के साथ डेटा शेयरिंग करते हैं तो ऐसा नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है. तो हम इसको डिफाइन भी ऐसे करते हैं, इट इज अ नेटवर्क ऑफ लॉट्स ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड. और इंटरनेट एक ओशन ऑफ नॉलेज है जिससे आप किसी भी वक्त इंटरकनेक्ट होने के बाद दुनिया में मौजूद किसी भी कंप्यूटर से जो किसी भी कॉर्नर में वाक़या है उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं. या तो आप उसे डेटा सेंड कर सकते हैं या उससे आने वाला डेटा रिसीव कर सकते हैं. अब इसके बेशुमार एडवांटेजेस हैं. मतलब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड्स में इस्तेमाल हो सकता है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च, डेवलपमेंट, इसके अलावा डिफरेंट तरह के ट्यूटोरियल्स आप एजुकेशन रिलेटेड देख सकते हैं. स्टूडेंट्स जो हैं वो बेशुमार तरह की असाइनमेंट्स, रिसर्च आर्टिकल्स सर्च कर सकते हैं और उनसे अपनी एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स को बेहतर बना सकते हैं. सेम इन द केस टेक्नोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है. रिसर्च, प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता है और होता आ रहा है. नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट के लिए आप सब लोग स्टूडेंट्स इसको एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. एंटरटेनमेंट में आपके ऑडियो, सॉन्ग्स, वीडियोस, इसके अलावा जो गेम्स हैं वो सारी रिक्रिएशनल पर्पस के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी तरह नेक्स्ट, सोशल नेटवर्किंग. ये आप लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसमें तमाम वो सोशल मीडिया साइट्स आ जाती हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड सो ऑन. इसके लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है. इसके अलावा ऑनलाइन सर्विसेज. आजकल तो आप देखते हैं कि छोटे से छोटे बिजनेस से लेके बड़े से बड़ा बिजनेस इंटरनेट से कनेक्टेड है और उनकी कोशिश होती है कि अपनी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन आप लोगों तक पहुंचाई जा सकें. तो कोई छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक ऑनलाइन सर्विसेज की शक्ल में आपको अवेलेबल है. आप ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, इन सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए अपनी डेली रूटीन के काम परफॉर्म कर सकते हैं. जहां इंटरनेट के बेशुमार एडवांटेजेस हैं, इस टेक्नोलॉजी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी कंसिडर किए जाते हैं. कर तो हम बहुत सारे एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन चंद एक जो मेजर कॉन्सेप्ट हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं. जैसे थ्रेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन,
ये एक इंटरनेट का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज कंसिडर किया जाता है। बेशुमार ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपका पर्सनल डेटा मेंटेन तो करती हैं, लेकिन साथ साथ उस डेटा की लीकेज को रोकने का कोई प्रॉपर बंदोबस्त नहीं होता, या जानबूझकर आपका पर्सनल डेटा या इंफॉर्मेशन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को लीक कर दी जाती हैं। तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट कंसिडर किया जाता है। इसी तरह वायरस अटैक, वायरसेस आए दिन रोज नए से नए वायरसेस बनते रहते हैं। इन वायरसेस को बनाने के बाद सबसे बड़ा और मेजर टास्क जो होता है वो इनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और इनको डिस्ट्रीब्यूट करने का सबसे आसान जरिया इंटरनेट है। बेशुमार फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स या फ्रीवेयर एप्लीकेशंस आपको इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं, जो आप बड़ी आसानी से बगैर किसी पैसे खर्च किए डाउनलोड कर सकते हैं। वो वायरस फैलाने का एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकती हैं। इसी तरह आप लोगों को बहुत सारी एनोनिमस ईमेल्स रिसीव होती हैं जो एडवर्टाइजमेंट कैरी करती हैं, आपको डिफरेंट तरह की अट्रैक्शंस दी जाती हैं। आप लोग इन ईमेल्स को फटाफट ओपन करके देखते हैं और अनजाने में मुख्तलिफ वायरसेस भी जो हैं इनके साथ आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाते हैं, जो आपके सिस्टम को डैमेज भी कर सकते हैं और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन थ्रू नेटवर्क्स किसी और को पास ऑन भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह तीसरी चीज साइबर क्राइम्स, ये बहुत ज्यादा आजकल कमिट किए जा रहे हैं और ये भी इंटरनेट का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज कंसिडर किए जाते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज है, या आपके अकाउंट्स जो हैं वो हैक करने के बाद आपकी इंफॉर्मेशन या पास कर दी जाती है या डिस्ट्रॉय कर दी जाती है या उसको डिस्क्लोज कर दिया जाता है। अब इन चीज़ों को रोकने के लिए आप लोग देखते हैं कि हर गवर्नमेंट के अंदर एक साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट मौजूद है जो साइबर क्राइम्स को डील करता है और उनके अगेंस्ट एक्शन भी लेता है। तो बेशुमार एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप इंटरनेट के गिनवा सकते हैं, जिनमें से चंद एक हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करने के लिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बोर्ड की जानिब मूव करते हैं। तो आइए चलते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहां हम जो मेन आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट है। इंटरनेट जैसे आजकल के दौर में आपको जिस साइज, शेप और सर्विस स्पीड में नजर आता है, इब्तदाई दौर में ये ऐसा नहीं था। तो सबसे पहले तो इंटरनेट की हिस्ट्री में हम जो नेटवर्क डिस्कस करेंगे वो है आरपानेट। इस टॉपिक में जो शॉर्ट हिंट्स मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, हर हिंट एक एमसीक्यू की सूरत में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे हम पहले डिस्कस करेंगे 1969 में पहला वाइड एरिया नेटवर्क जो एस्टैब्लिश हुआ था उसका नाम था आरपानेट। आरपानेट स्टैंड फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये वो नेटवर्क है जिसको अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट ने डेवलप किया था ताकि अगर वॉर के दौरान तमाम एल्सवेयर कम्युनिकेशन जो हैं वो फेल हो जाएं तो कोई ना कोई ऐसा नेटवर्क होना चाहिए जिसके ऊपर मिलिट्री की सीक्रेट इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सके और इसको इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल हो। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उन्होंने पहला नेटवर्क डिजाइन किया जिसका नाम आरपानेट रखा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये दुनिया का पहला वाइड एरिया नेटवर्क था। 4 होस्ट कंप्यूटर थे जो इसको कंट्रोल करते थे और ये जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं था। इट वॉज प्योरली डिजाइन फॉर मिलिट्री पर्पस। तो आपसे इसका पर्पस पूछा जा सकता है, कब डेवलप हुआ था ये पूछा जा सकता है, इसका नाम क्या था, कितने होस्ट इसको कंट्रोल करते थे, ये सब सवालात हैं जो शॉर्ट हिंट्स की शक्ल में लिखे गए हैं। ये 10 साल तक बड़ी कामयाबी से ये मिलिट्री का सीक्रेट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए नेटवर्क इस्तेमाल होता रहा। मीनवाइल अमेरिकन साइंस फाउंडेशन है जिसको कहते हैं नेशनल साइंस फाउंडेशन, 1989 में इन्होंने एनएसएफ नेट की बुनियाद रखी। नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क था जिसको 5 सुपर कंप्यूटर्स डील करते थे और इसका प्योर या सोल मकसद ये था कि टीचर्स, रिसर्चर्स इसको एकेडमिक पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकें। जिस तरह आरपानेट मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल होता था, एनएसएफ नेट जो है ये एकेडमिक पर्पस के लिए इस्तेमाल हुआ और टीचर्स, रिसर्चर्स या बाकी एकेडमिक स्टाफ इसको अपनी रिसर्च या अपने प्रपोजल्स वगैरह शेयर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। जब ये इंट्रोड्यूस हुआ
तो इसकी डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा पजीराई मिली और इसके साथ ही बेशुमार छोटी ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज इनके साथ अटैच हो गए और उन्होंने इसको एक्सपैंड करना शुरू किया और करते करते इसकी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हुई और इंटरनेट इस मॉडर्न शेप में हमारे सामने अवेलेबल है। राउंड अबाउट 1995 में इंटरनेट जनरल पब्लिक को अवेलेबल हुआ और इसको अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें तो ARPANET, NSF नेट और स्मॉल बिजनेस या एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलजुल के इसकी ग्रोथ में हिस्सा लिया और इन सब के इश्तराक से जो नेटवर्क बना वो इंटरनेट कहलाया। तो स्टूडेंट्स, ये थी इंटरनेट की हिस्ट्री जिसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया। जो सवालात इसमें से आ सकते थे वो हमने डिस्कस किए। अब इंटरनेट की एक ब्रीफ सी वर्किंग है। इंटरनेट काम कैसे करता है देखिएगा। आप अपने घर में बैठे हैं, ये आपका घर में इस्तेमाल होने वाला पर्सनल कंप्यूटर है। आप इसको यूज करते हुए भी इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह एक छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क है जिसमें चंद कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्ट हुए हैं। ये आपस में तो डेटा शेयरिंग कर ही रहे हैं, ये भी इंटरनेट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो ये भी इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। बेसिकली हम अपने घर में बैठे हों या कोई नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हों, जब भी हमने इंटरनेट से कनेक्ट होना होता है या होना चाहते हैं तो हमें एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्शन हासिल करना पड़ता है। वो हमारा ISP कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, घर के कनेक्शन से या लोकल एरिया नेटवर्क से आपने PTCL से एक कनेक्शन ऑब्टेन किया। PTCL आपका ISP है। आप इंटरनेट की सर्विस लेने के लिए इससे डिपेंड कर रहे हैं। अब ये PTCL का जो ISP है ये लाजमी तौर पे किसी लार्जर ISP से कनेक्ट होगा, वहां से डेटा रिसीव करेगा। और सिमिलरली जिस तरह हम लोग अपने रीजनल ISP से कनेक्टेड हैं, बेशुमार दुनिया में और मुमालिक अपने अपने रीजनल ISP से कनेक्टेड होंगे। ये रीजनल ISPs एक लार्जर ISP से कनेक्ट होते हैं जो इनको डेटा प्रोवाइड कर रहा होता है। आमतौर पर ये जो लैंड लाइन्स हैं ये T1 लाइन्स कहलाती हैं। हम लोग T1 लाइन्स के जरिए अपने ISPs से कनेक्ट होते हैं। लेकिन ये जो लार्जर ISPs हैं ये वर्ल्ड ISPs से कनेक्ट होते हैं थ्रू फाइबर ऑप्टिक बैकबोन्स। यहां पर फाइबर ऑप्टिक बैकबोन्स इस्तेमाल होंगी जिनके जरिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली एट द वेरी इंस्टेंट आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी अवेलेबल करवाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये एक ब्रीफ सी हिस्ट्री थी कि इंटरनेट की वर्किंग कैसे होती है। उम्मीद है इस डायग्राम की मदद से इसको समझने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट टॉपिक के लिए स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरनेट पे इस्तेमाल होने वाली एड्रेसिंग स्कीम्स। एड्रेसिंग स्कीम्स क्या होती हैं? जिस तरह हर स्टूडेंट को एक आइडेंटिफिकेशन दी जाती है जिससे वो स्टूडेंट कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में पहचाना जाता है और हर स्टूडेंट की आइडेंटिफिकेशन यूनिक होती है, इसी तरह इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले हर कंप्यूटर को एक यूनिक एड्रेस असाइन किया जाएगा जिससे इंटरनेट पे उसकी पहचान होगी कि कौन सा कंप्यूटर है, ये हमसे क्या डिमांड कर रहा था, हमने इसे क्या प्रोवाइड करना है एंड सो ऑन। तो बिल्कुल इस तरह जिस तरह एक स्टूडेंट की एक से ज्यादा आइडेंटिफिकेशन हो सकती हैं। जैसे आप सब लोग अपने घरों में अपने नाम से जाने जाते होंगे। घरों में आपकी आइडेंटिफिकेशन एक ह्यूमन रीडेबल नेम है। किसी का नाम अली है तो वो उसकी आइडेंटिफिकेशन है, किसी का नाम असद है तो वो उसकी आइडेंटिफिकेशन है। घर में, इलाके में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में आप इस नाम से जाने जाते होंगे। लेकिन जब आप लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपकी आइडेंटिफिकेशन चेंज हो जाती है। अब आप लोग एक न्यूमेरिक कोड से जाने जाते हैं। वो आपका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर है। आपकी अटेंडेंस उस पर लगेगी, आपकी फीस उस पर जमा होगी, आपके एग्जामिनेशन उस न्यूमेरिक कोड पे होंगे और बाकी सारे मामलात ऐसे चलेंगे। फिर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड होते हैं तो गवर्नमेंट आपको NIC नंबर दे देती है। आपका ID कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, आपकी शादी ब्याह के मामलात, ये सब चीजें उस NIC के ऊपर बेस करती हैं। तो जिस तरह हर इंसान की बहुत सारी आइडेंटिफिकेशंस हो सकती हैं लेकिन हर आइडेंटिफिकेशन यूनिक होगी, इसी तरह इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले हर कंप्यूटर को भी एक यूनिक एड्रेस असाइन किया जाता है। ये एड्रेसेस दो तरह के हो सकते हैं। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एड्रेस कहलाता है DNS। DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सर्विस। ये क्या होते हैं?
ये वो ह्यूमन रीडेबल नेम्स हैं जो हर कंप्यूटर को इंटरनेट के ऊपर असाइन किए जाते हैं। इनको याद रखना लिखना हमारे लिए आसान है। हम लोग किसी भी सर्वर को एक्सेस करना चाहेंगे तो हम उसका डीएनएस याद रखते हैं, जो हमारी अपनी जुबान के करीब तर होता है। डीएनएस सर्विस ऐसी सर्विस को कहते हैं जो डोमेन नेम्स को न्यूमेरिक कोड्स में ट्रांसलेट करती हैं। हम एक कंप्यूटर को बुलाते हैं या कॉल करते हैं उसके डीएनएस से, लेकिन एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को पहचानता है उसके आईपी एड्रेस से, जो न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। उसको हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। अब ये डीएनएस की एग्जांपल क्या हो सकती है? वर्ल्ड वाइड वेब, www.pgc.edu, ये कंप्लीट एड्रेस है जिससे हम पीजीसी के सर्वर को पहचानते हैं। जब हम ये एड्रेस लिखेंगे पीजीसी की साइट ओपन हो जाएगी। ये एड्रेस जो है ये क्या कहलाता है? डोमेन नेम कहलाती। अब इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पार्ट पीजीसी, ये होस्ट का नाम, यानी वो सर्वर जिससे हम कनेक्ट होने जा रहे हैं, और डॉट के बाद ये उसकी डोमेन है, यानी वो किस टाइप का सर्वर है। पीजीसी उसका नाम, एजुकेशनल उसकी टाइप। इसी तरह बेशुमार डोमेन्स हैं जो आप हर वेबसाइट के नाम के साथ लगा देखते हैं। कुछ के साथ .com लिखा होता है, इसका मतलब है ये कमर्शियल लेवल की डोमेन है। कुछ के साथ .gov लिखा है, इसका मतलब है गवर्नमेंट रिलेटेड साइट। कुछ के साथ .net लिखा है, जैसे ये नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हैं। इसी तरह .mil है, मिलिट्री की वेबसाइट है, एंड सो ऑन। तो डिफरेंट डोमेन नेम्स डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स को आइडेंटिफाई करती हैं। ये तो हो गया डीएनएस। सेकंड फॉर्म ऑफ एड्रेस, सेकंड आइडेंटिफिकेशन जो हर कंप्यूटर को दी जाती है, ये आईपी कोड्स कहलाते हैं। आईपी एड्रेसेस भी कहते हैं। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये वो एड्रेस है जो न्यूमेरिक कोड्स की शक्ल में होता है और एक कंप्यूटर दूसरे को उसके आईपी एड्रेस से पहचानता है। आमतौर पर इसका साइज 32 बिट्स होता है और ये एक यूनिक आइडेंटिफायर का काम करता है। आमतौर पर इसको लिखा जाता है डॉटेड डेसिमल फॉर्म में। डॉटेड डेसिमल फॉर्म का मतलब है डिफरेंट डेसिमल डिजिट्स होंगे और उनके दरमियान डॉट से सेपरेशन होगी। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, इसका मतलब है हर पार्ट को क्या कहेंगे? ऑक्टेट कहेंगे। 4 पार्ट्स को लिखेंगे कैसे? इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? NNN.NNN.NN.NN। यहां हर NNN क्या है? एक ऑक्टेट। इसका मतलब है इसके 4 पार्ट्स हैं और चारों में सेपरेशन कैसे दी गई है? डॉट से। यहां N स्टैंड्स फॉर एनी डिजिट फ्रॉम 0 to 9 और NNN का मतलब है 3 डिजिट वाला कोई नंबर होगा, ठीक है, और इनके दरमियान डॉट से सेपरेशन होगी। अब एक वैलिड आईपी एड्रेस क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑक्टेट में लिखा है 171, सेकंड में लिखा है .121, थर्ड में लिखा है 1 और फोर्थ में लिखा है 25। चारों ऑक्टेट्स पूरे हैं, दरमियान में डॉट लगा हुआ है, तो ये एक वैलिड आईपी एड्रेस है। वैसे जो आईपी एड्रेसेस में हर ऑक्टेट है, हर ऑक्टेट की एक रेंज होती है। इसके अंदर आने वाला जो डिजिट है, हर 3 डिजिट वाला नंबर आईपी एड्रेस के ऑक्टेट में नहीं आ सकता। इसकी एक रेंज है। ये ऑक्टेट होगा फ्रॉम 0 to 255, यानी हर ऑक्टेट में जो वैल्यू होगी वो फ्रॉम 0 to 255 हो सकती है। अब अगर आप ये देखें तो ये एक वैलिड आईपी एड्रेस क्यों है? इसमें चारों पार्ट्स पूरे हैं। पहली चीज, आपको अक्सर सवालात इस तरह के आते हैं, 4 आईपी एड्रेसेस लिखे होंगे और वो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आईपी एड्रेस, या ऐसे भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आईपी एड्रेस। आप पहचानेंगे कैसे? पहली चीज तो आपने देखनी है 4 ऑक्टेट्स पूरे होने चाहिए। इसमें पूरे हैं, वेल एंड गुड। इसके बाद इनमें सेपरेशन हमेशा डॉट से होगी, किसी और चीज से नहीं होनी चाहिए। कोई कॉमा, कॉलन, सेमीकॉलन नहीं होना चाहिए। वो पॉइंट भी क्लियर है। थर्ड चीज जो आप देखेंगे, हर ऑक्टेट में जो वैल्यू होगी इस रेंज के अंदर होनी चाहिए, 0 से छोटी या 255 से बड़ी ना हो। तो बेसिकली ये तीनों प्रॉपर्टीज इसमें होल्ड करती हैं, इसलिए ये एक वैलिड आईपी एड्रेस तस्वर किया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमें कुछ क्लासेस आईपी एड्रेस की पता होनी चाहिए। आईपी एड्रेसेस 5 कैटेगरीज या क्लासेस से बिलोंग करते हैं। हर क्लास की एक खास लिमिट है। जो आईपी एड्रेस के ऑक्टेट्स इस लिमिट के अंदर आएंगे वो उस क्लास के आईपी एड्रेस कहलाएंगे। अब ये क्लासेस आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अक्सर पेपर में सवालात आ जाते हैं। एक आईपी एड्रेस लिखा है, वो आपसे पूछेगा किस क्लास से बिलोंग करता है, तो आपको ये क्लासेस पता होनी चाहिए। जैसे क्लास ए 0 to 1 to 6, हर ऑक्टेट में इसके दरमियान वैल्यू होगी।
126 से बड़ी नहीं हो सकती। इसी तरह क्लास भी 128 to 191 होगा एंड सो ऑन। हर क्लास के आईपी एड्रेस ये अगर आपको याद होंगे तो आप किसी भी तरह के सवाल का जवाब दे सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एड्रेसिंग स्कीम्स। फॉर द नेक्स्ट टॉपिक वी जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड की जानिब चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट पे इस्तेमाल होने वाली चंद कॉमन टर्म्स। तो आइए इनको देखते हैं। आप इससे वाकिफ होंगे। www, इसको 3W भी कहते हैं। इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ये लॉन्च कब हुई थी? तो ये कुछ सवालात हैं जो आपको ज़हन में रखने हैं। 1989 में इसे लॉन्च किया गया था। कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ अपलोडेड वेब पेजेस या वेबसाइट्स मिलजुल कर क्या बनाती हैं? वर्ल्ड वाइड वेब बनाती हैं। और इसको एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो कौन सा है? HTTP। इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये 2-3 चीजें हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट टर्म देखिएगा, वेब पेज और वेबसाइट। वेब पेज क्या चीज होती है? असल में HTML एक लैंग्वेज है। इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये लैंग्वेज बेसिकली वेब पेजेस डेवलप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। HTML में प्रोग्रामर्स जब कोड लिखते हैं तो जो डॉक्यूमेंट बनती है उस डॉक्यूमेंट को हम वेब पेज कहते हैं। तो बेसिकली अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? अ पेज दैट इज क्रिएटेड इन HTML, वो डॉक्यूमेंट जो HTML में बनाई गई है। हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी इसको कहा जाता है। अब वेब पेज के ऊपर या हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है वो किस फॉर्म में हो सकती है? इट मे कंटेन टेक्स्ट, images, audios, videos or links to other parts of same document or to other document। तो ये सब चीजें मिलजुल कर क्या बनाती हैं? एक वेब पेज बनाती हैं। प्रोग्रामर्स वेब पेजेस डेवलप करते हैं। जब रिलेटेड वेब पेजेस को कंबाइन किया जाता है, और कंबाइन कैसे किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक्स। तो रिलेटेड वेब पेजेस कंबाइन होने के बाद क्या बनाते हैं? एक वेबसाइट बनाते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। आप ऐसे समझ लें जैसे आपके पास एक बुक है, उस बुक के अंदर इंफॉर्मेशन पेजेस पर मुश्तमिल है। इंडिविजुअल पेज तो एक पेज है, लेकिन वो पेजेस जो रिलेटेड हैं वो कंबाइन होने के बाद एक बुक बनाते हैं। तो इसी तरह वेबसाइट भी एक इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन बुक होती है जो आपको इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होती है। आपको सवाल आ सकता है, डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन बुक अवेलेबल ऑन इंटरनेट। तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? वो वेबसाइट होगी। वेबसाइट्स या वेब पेजेस बनाने के बाद कुछ कंप्यूटर्स के ऊपर इन्हें परमानेंटली स्टोर कर दिया जाता है। वो कंप्यूटर्स जो वेबसाइट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें होस्ट कंप्यूटर कहते हैं या इन्हें वेब सर्वर भी कहा जाता है। और वेबसाइट बनाने के बाद किसी सर्वर के ऊपर अपलोड करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसे पब्लिशिंग कहते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे मैं एक किताब लिखूं तो वो किताब लिखने के बाद वो किताब तो मेरे ही इस्तेमाल में है, मैं चाहता हूं आप सब स्टूडेंट्स भी उससे इस्तेफादा हासिल करें, तो मैं उसके मुसव्विदे को किसी पब्लिशर को देता हूं, वो इसे पब्लिश करता है, टाइटल लगाता है और वो तमाम लोगों को अवेलेबल हो जाती है। इसी तरह एक वेब पेज बनाने के बाद, वेबसाइट्स बनाने के बाद किसी वेब सर्वर के ऊपर उनको पब्लिश किया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज पब्लिशिंग अ पेज। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिएगा, इट इज वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है? It is an application software that is used to view web pages। हर कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई वेब ब्राउजर बाय डिफॉल्ट मौजूद होता है। जैसे आपसे पूछा जाए विंडोज का बाय डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर या उसे माइक्रोसॉफ्ट एज भी कहा जाता है। इसके अलावा बेशुमार वेब ब्राउजर्स हैं जैसे मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, गूगल क्रोम एंड सो ऑन। दीज ऑल आर वेब ब्राउजर्स। अब वेब ब्राउजर से रिलेटेड एक टर्म है वेब ब्राउजिंग। ब्राउजिंग मीन्स टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। तो वेब ब्राउजर के जरिए जो आप सर्चिंग करते हैं इंटरनेट पे उसे क्या कहते हैं? उसे वेब ब्राउजिंग कहते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करने के लिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बोर्ड की जानिब मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखिएगा, वो है सर्च इंजन। सर्च इंजन्स बेसिकली ये वो वेबसाइट्स होती हैं जो आपके लिए डेटा सर्चिंग के ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं। वो वेबसाइट्स जो आपके लिए इंफॉर्मेशन को सर्च करें, इनके पास बाकी वेबसाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो और ये आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकती हो, इनको सर्च इंजन्स कहते हैं।
पॉपुलर सर्च इंजन्स में से गूगल है, बिंग है, याहू है, एल्टा विस्टा है. These are some of the common examples of search engines. इसी तरह नेक्स्ट टर्म आती है URL. इट स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर किसी भी वेब पेज का जो एक यूनिक नेम होता है, वो कंप्लीट एड्रेस ऑफ अ वेब पेज और अ वेबसाइट, इट इज नोन एज URL. यानी ऐसा रिसोर्स जिसको आप ऑल ओवर द वर्ल्ड लोकेट कर सकते हैं. अब इसकी एग्जाम्पल, आप एक पेज का नाम http://www.pgc.edu.pk, ये कंप्लीट एड्रेस क्या कहलाता है? URL. इसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं. जैसे फर्स्ट कंपोनेंट तो इसका प्रोटोकॉल है HTTP, दूसरा पार्ट है वर्ल्ड वाइड वेब, और इन द लास्ट ये डोमेन नेम कहलाती है. यानी वेब होस्ट का नेम, उसकी टाइप और उसकी लोकेशन, ये तीनों चीजें DNS कहलाती हैं. नेक्स्ट देखिएगा, वेब सर्वर. वो कंप्यूटर्स जो वेब पेजेस की इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर रखते हैं और यूजर्स की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं, वेब पेजेस की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनको हम वेब सर्वर कहते हैं. अब वेब सर्वर्स जो हैं, ये बेसिकली इनके साथ हमारे दो तरह के ताल्लुक हैं. या तो हम अपलोडिंग या इन्हें डाउनलोडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. अगर आप सर्वर को कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये प्रोसेस अपलोडिंग कहलाती है, और अगर आप सर्वर से कुछ रिसीव कर रहे हैं तो ये डाउनलोडिंग कहलाती है. अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है उसको FTP बोलते हैं, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की जानिब मूव करते हैं. जी स्टूडेंट्स, इसके बाद ईमेल. वेरी सिंपल डेफिनेशन, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है. पुरानी कन्वेंशनल पेपर बेस्ड मेल की रिप्लेसमेंट. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई मैसेज लिखें, कंपोज करें, ट्रांसफर करें, अगला कंप्यूटर उसे रिसीव करे, तो ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़लेटर आपकी ईमेल कहलाती है. मैसेजेस सेंड और रिसीव करने का एक सिस्टम है. हर इंसान जो ईमेल सेंड और रिसीव करना चाहता है उसको एक ईमेल एड्रेस क्रिएट करना पड़ेगा. ये ईमेल एड्रेस बेशुमार वेब सर्वर्स हैं जो आपको फ्री ईमेल सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे गूगल, याहू, बिंग एंड सो ऑन. ये सब कंप्यूटर्स आपको ईमेल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं. ईमेल एड्रेस की एक जनरल फॉर्म है. सबसे पहले यूजर नेम आता है जिसको आप खुद से मुंतखब करते हैं. हर वेब पेज के ऊपर ये यूनिक होगा. जैसे यूजर नेम में आप लिख देते हैं ABC123, ये आपका यूजर नेम हो गया. फिर @ ईमेल का सिंबल कहलाता है. इसके आगे उस वेबसाइट का DNS, जैसे yahoo.com, google.com एंड सो ऑन. तो ये 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल एड्रेस क्या कहलाता है? ये ईमेल एड्रेस कहलाता है. हर इंसान के पास अगर ईमेल एड्रेस होगा तो इसके थ्रू ईमेल सेंड या रिसीव कर सकता है. अब ईमेल से रिलेटेड 2 टर्म्स, ईमेल क्लाइंट और ईमेल सर्वर्स. वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जिनके जरिए आप ईमेल सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं अपने सिस्टम के पे बैठ के, उसको हम ईमेल क्लाइंट कहते हैं. तो ऐसे प्रोग्राम जो ईमेल को सेंड और रिसीव करें, जैसे आउटलुक एक्सप्रेस हो गई, ये ईमेल क्लाइंट है. लेकिन दूसरे एंड पे कोई ना कोई सर्वर होगा जो आपके ईमेल मैसेजेस स्टोर कर रहा होगा और आपके ऑनलाइन होने पर आपको पास भी कर रहा होगा. उनको हम ईमेल सर्वर्स कहते हैं. ये होस्ट कंप्यूटर्स होते हैं जो ईमेल मैसेजेस को मैनेज करते हैं, जैसे याहू, जीमेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ईमेल का एक और फीचर होता है, उसको हम अटैचमेंट्स बोलते हैं. सिर्फ न्यूज़लेटर ही नहीं जा रहा, आप उसके साथ फाइल्स, रिपोर्ट्स, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स भी अटैच करके भेज सकते हैं. तो ईमेल का वो फीचर या वो खुसूसियत जिससे वो आपके मैसेज के साथ फाइल्स भी लेके जा सकता है, उसको हम ईमेल की अटैचमेंट्स बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं. तो आइए चलिएगा. जी स्टूडेंट्स, अब ईमेल के एडवांटेजेस तो बेशुमार हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं. ये लिमिटेशंस हम पहले इंटरनेट के लिमिटेशंस में भी डिस्कस कर चुके हैं. मतलब जैसे आपको वायरसेस फैलाने का एक बहुत बड़ा सबब ईमेल्स हैं. आपको बेशुमार एनोनिमस ईमेल्स रिसीव होती हैं जिसमें बेशुमार तरह के एडवर्टाइजमेंट आपको दी जाते हैं या अट्रैक्शंस दी जाती हैं. आप इन्हें ओपन करते हैं तो वायरसेस भी डाउनलोड हो जाते हैं.
फिर एडवर्टीजमेंट मेल्स होती हैं जो आपके लिए बेकार होती हैं, उनको जंक मेल्स कहते हैं। ये सिर्फ आपकी स्टोरेज कैपेसिटी को फिल कर रही होती हैं या मुख्तलिफ जगहों से एडवर्टीजमेंट आप तक पहुंचा रही होती हैं। ये भी इंटरनेट का एक डिसएडवांटेज है कि आपकी वैलिड ईमेल्स पीछे रह जाती हैं और ये जंक मेल्स अपनी स्पेस बना लेती हैं। इसी तरह प्राइवेसी के इश्यूज इंटरनेट के ईमेल के अंदर बेशुमार आते हैं। तो ये चंद एक डिसएडवांटेजेस थे ईमेल के। इसके बाद इंटरनेट से रिलेटेड एक कॉमन इशू वो कहलाते हैं न्यूज ग्रुप्स। न्यूज ग्रुप्स बेसिकली कुछ डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं जो इंटरनेट के ऊपर आपको अवेलेबल होते हैं। कुछ लाइक माइंडेड पीपल अपने किसी खास टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाह रहे हैं तो वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक एक डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं और उसके ऊपर फिर एक खास टॉपिक के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है। आप अपने आइडियाज लोगों को बताते हैं, लोगों के आइडियाज आप तक पहुंचते हैं। ये डिस्कशन ग्रुप्स इंटरनेट के ऊपर न्यूज ग्रुप्स कहलाते हैं। न्यूज ग्रुप्स के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, उसको NNTP कहते हैं, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वो प्रोटोकॉल है जो आपकी और एक न्यूज सर्वर की कम्युनिकेशन करवा रहा होता है। मतलब आप इसके जरिए इसको यूज करते हुए एक न्यूज ग्रुप पे मैसेजेस पोस्ट भी कर सकते हैं और वहां से मैसेजेस रीड भी कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ थ्योरेटिकल आर्टिकल्स। इनमें हमने थ्योरेटिकल टॉपिक्स डिस्कस किए। आइए अब हम कुछ सैंपल MCQs जो इस चैप्टर के टॉपिक से रिलेटेड हैं वो डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम कुछ सैंपल MCQs डिस्कस करते हैं। आपकी स्क्रीन पर MCQs अपीयर हो रहे होंगे, जरा इन पे तवज्जो कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इनिशियली देयर वर डैश होस्ट्स इन ARPANET। अभी हम इंटरनेट की हिस्ट्री डिस्कस करके आए हैं। ARPANET पहला वाइड एरिया नेटवर्क था। इसमें कितने होस्ट कंप्यूटर थे? 4। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4 होस्ट कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट के एडवांटेजेस हमने बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, वायरस अटैक, ये एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज है। ऑप्शन नंबर सी, साइबर क्राइम, ये भी डिसएडवांटेज है। ऑप्शन नंबर डी, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी लीक्ड आउट, तो ये भी डिसएडवांटेज है। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एन एडवांटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैकबोन्स अराउंड द वर्ल्ड आर कनेक्टेड थ्रू। हमने इंटरनेट की वर्किंग देखी, उसमें हमने डिस्कस किया इंटरनेट के अंदर जो लार्जर ISPs हैं वो फाइबर ऑप्टिक बैकबोन्स के साथ कनेक्ट होते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फाइबर ऑप्टिक बैकबोन्स। ऑप्शन नंबर बी, सैटेलाइट, अंडर सी केबल्स, ये इसके अंदर डिस्कस नहीं होती। नेक्स्ट आर्टिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड IP एड्रेस। वैलिड IP एड्रेस इसमें से कौन सा है? IP एड्रेस की वैलिडिटी जानने के लिए मैंने आपको चंद रूल्स बताए थे लेक्चर में। पहली चीज आपने देखना कि 4 ऑक्टेट्स पूरे हैं, उनके दरमियान सेपरेशन सिर्फ डॉट से होनी चाहिए, कोई कॉमा, कॉलन, सेमीकॉलन नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज मैंने आपको इसकी रेंज बताई थी, बिटवीन 0 to 255 होनी चाहिए। अब इसी को देखते हुए आप ऑप्शन नंबर ए देखिए, वो एक वैलिड IP एड्रेस। क्यों? 4 ऑक्टेट्स पूरे हैं, चारों में वैल्यू भी रेंज के दरमियान है और डॉट्स लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी, ये क्यों इनवैलिड है? क्योंकि इसमें सेपरेशन कॉमा से दी हुई है, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, उसमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही हैं या माइनस हाइफन का साइन आ रहा है, इसलिए एरर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, सेपरेशन सेमीकोलन से दी गई है, इसलिए दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ पर्टिकुलर पेज ऑन इंटरनेट कैन बी एक्सेस थ्रू। एक इंटरनेट के ऊपर पेज आप किसके जरिए एक्सेस करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, पेज टाइटल से। ऑप्शन नंबर बी, URL से। ऑप्शन नंबर सी, वेबसाइट एड्रेस से। ऑप्शन नंबर डी, HTML से। तो इसका दुरुस्त जवाब है, अभी हमने डिस्कस किया था URL। URL क्या होता है? किसी भी वेब पेज का कंप्लीट एड्रेस जिसको हम ब्राउजर में लिखते हैं और वो पेज हमारे सामने अपीयर होता है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज URL। वेबसाइट का एड्रेस असल में URL ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, करेक्ट ऑप्शन सिर्फ बी होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी सेंट वाया ईमेल? ईमेल के जरिए आप क्या क्या सेंड कर सकते हैं? टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो सब हो सकता है, इसलिए दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस? तो व्यू वेब पेजेस के लिए एक ही प्रोग्राम इस्तेमाल होता है, वो है वेब ब्राउजर। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गूगल क्रोम, वो एक वेब ब्राउजर है। HTML नहीं हो सकती क्योंकि वो तो लैंग्वेज है। गूगल क्या है? ये एक सर्च इंजन है। और ऑप्शन नंबर सी, वेब ब्राउजिंग, ये तो एक प्रोसेस है जिसमें आप इंफॉर्मेशन तलाश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, altavista.com इज, altavista.com क्या है? ये एक सर्च इंजन है। तो इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। इसका मतलब है ये एक वेबसाइट बी है। तो दुरुस्त जवाब क्या होगा? बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन नंबर सी। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा चैप्टर नंबर 10। उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट्स बेहतर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।